लो वॉचर्स भी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सोलो लर्निंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे सोलो लर्निंग के वीडियोस के ऊपर रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा कमाल का आ रहा है और अगर आप ऐसे ही रिस्पॉन्स लाते रहेंगे तो फिर आप हमारी तरफ से और सोलो लर्निंग कंटेंट की पूरी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो बंदा यानी कि जिनवू, जो कि एक डंजन से बाहर निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे उसने 2 आइटम कलेक्ट कर लिए होते हैं एक्सिलर ऑफ लाइफ के लिए और उसको सिर्फ और सिर्फ अब प्योरीफाइड डीमन के ब्लड की जरूरत होती है और उसको ये पाने के लिए अपना लेवल अप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहना होगा ताकि वो फाइनली जा सके लास्ट डंजन में और वहां पे ये कलेक्ट कर सके। और फिर भी उसको एक बात ये तो पता ही थी कि अगर उसका लेवल हमेशा ही बढ़ता रहेगा तो फिर ये फसाद हमेशा के लिए वो नहीं बनाए रख सकता है, यानी कि वो पूरी दुनिया के सामने ये नहीं दिखा सकता है कि वो लेवल ई है, बल्कि उसको अपने आप को रीएवैल्यूएट करवाना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि वो कौन से रैंक का हंटर है। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो आने के बाद हमको हमारा अपना हीरो दिखाया जा रहा होता है जो कि आया होता है रीएवैल्यूएशन करवाने के लिए। पर उससे पहले हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि रीवैल्यूएशन वाली जगह के ऊपर सबको चेक कर रहा होता है कि कौन कौन से लेवल का होता है। हमको बताया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि योन होता है। ये योन बंदा काम करता है टाइगर एसोसिएशन यानी कि टाइगर गिल्ड के लिए और वो जैसे ही जिनवू को वहाँ पे दिखता है तुरंत वो कॉल कर देता है टाइगर गिल्ड के हेड यानी कि बैक को और बैक की बात सुनते ही वहाँ पे भाग के आने वाला होता है। वही दूसरी तरफ जिनवू खड़ा होता है कतार में क्योंकि वो तैयार होता है अपना रीवैल्यूएशन देने के लिए। हमको बताया जा रहा होता है कि वहाँ 2 बंदे बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा दूसरे बंदे से बोल रहा होता है कि भाई चिंता मत करो यार, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो, केवल इवैल्यूएशन ही तो होना है। एज लॉन्ग एज तुम डी रैंक या फिर उससे ऊपर लेके आते हो तो कोई भी चिंता नहीं है, तुम इजीली अपनी फैमिली को खाना खिला सकते हो। फिर बगल में जिनवू बैठे बैठे यही सब बातें सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे एक समय पे वो भी एक ई रैंक हंटर हुआ करता था। एनीवेज फिर जिनवू पहुंचता है उस रूम के अंदर जहाँ पे उसका रीवैल्यूएशन होना होता है। उसको एक बॉल के ऊपर हाथ रखना होता है और वो ऐसा करता भी है और इस बॉल के अंदर उसकी पावर को मेजर किया ही नहीं जा रहा होता है। फिर वहाँ पे उस फैसिलिटी का डायरेक्टर भी आ जाता है जो कि देख रहा होता है कि ये मशीन नहीं काम कर रही है। फिर उसको रियलाइज होता है कि ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं है बल्कि इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा है, इसकी मैजिक लिमिट इतनी ज्यादा है कि मशीन का लिमिटर इसको एग्जॉस्ट कर ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब उसको पता चल गया होता है कि ये कंट्री का 10th एस रैंक हंटर होने वाला है। फिर हमको बाहर की तरफ लेके जाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जिनचुल और चोई बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं किन्हीं एंड्स के बारे में जिनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कशन किया जा रहा होता है। जहाँ पे जिनचुल कह रहा होता है कि उनको अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा किसी भी कंप्लीट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तक चोई उससे पूछने लगता है उस रेड गेट इंसिडेंट के बारे में जिस रेड गेट इंसिडेंट में हमारा अपना जिनवू शामिल होता है। वो पूछ रहा होता है कि व्हाइट टाइगर का वो कौन सा बंदा होता है जो कि रजिस्टर्ड तो नहीं होता है पर फिर भी व्हाइट टाइगर गिल्ड ने उसको इस गेट के अंदर जाने दिया होता है। बेसिकली वो पूछ रहा होता है जिनवू के बारे में पर जिनचुल ये बात इजीली अवॉइड कर देता है और वो कहता है क्योंकि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो वो क्या ही बताएगा, आखिरकार वो भी पहले ही चला गया होता है। तब तक दोनों को एक कमोशन सुनाई देता है जो कि हो रहा होता है बगल वाली बिल्डिंग के अंदर। तो वो दोनों बढ़ने लगते हैं उस बिल्डिंग की तरफ। वहीं पे जो दूसरा बंदा यॉन कीचुल होता है वो अभी भी देख रहा होता है जिनवू को जो कि उस फैसिलिटी के डायरेक्टर से बात कर रहा होता है लाइसेंस अपग्रेड कराने के लिए। तब तक वहाँ पे आ जाते हैं चोई यानी कि हमारे अपने हंटर्स गिल्ड के हेड और उसके साथ आ जाता है मिस्टर जिनचुल। चोई जिनवू को देखते ही उसकी पावर को पहचान लेता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो कहता है कि मुझसे थोड़ी देर बात करोगे, पर तब तक जिनवू उससे बिना बात किए आगे बढ़ जाता है। इवन उसका जो हाथ आगे बढ़ाया हुआ होता है उसको मिलाता भी नहीं है। फिर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैंने खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, जिसपे जिनचुल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिनचुल सोच रहा होता है कि ये सच में एक एस लेवल का हंटर। आखिरकार वो वहां से गायब हो गया होता है बिना छोटी सी भी ट्रेस छोड़े, इसका मतलब वो में भी असासिन टाइप का हंटर है। एनीवेज तब तक वहाँ पे आ जाता है हमारा अपना बेक जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेड है और उसको देखते ही चोई की सारी थ्योरीज कंफर्म हो जाती हैं कि ये बंदा जरूर एक एस रैंक का हंटर होगा और इसी ने उस रेड गेट वाले इंसिडेंट में सब कुछ रिजॉल्व किया होगा। वहीं दूसरी तरफ बैक सोच रहा होता है कि पूरी दुनिया को पता चल जाए संग के बारे में पर इसको ना पता चले। एनीवेज फिर से हमको जिनवू एक और बार दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी के बगल बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे वो अपनी माँ के लिए दवाई बना के रहेगा। वो गेट से बाहर निकलता है और वहाँ बगल में खड़ा होता है जिनचुल। जिनचुल खड़े खड़े बताने लगता है कि कैसे बहुत सारे हंटर्स और क्रिमिनल्स के ऊपर ये लोग सर्विलांस रखते हैं, जिस
पे जिनवू पूछता है तो क्या तुम मेरे पर भी सर्विलांस रखे हो, जिस पे जिनचुल कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कोई एक बहुत पावरफुल आदमी तुमसे मिलना चाहता है। और फिर हमको बताया जाता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का हेड गो गन ही है। फिर गो गन ही और जिनवू फाइनली बैठ के बात करने लगते हैं। हमको बताया जाता है कि गो गन ही पहला एस रैंक का हंटर होता है पूरी कंट्री का, और उसी ने ये रीवैल्यूएशन की डेट को आगे कराया होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि उस मैजिक क्रिस्टल में जिनवू की पावर को मेजर नहीं किया जा रहा होता है। पर गोगन ही को ऑलरेडी पता होता है कि वो 10th एस रैंक हंटर है और उसने ये डेट आगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ाई होती है ताकि वो पर्सनली चैट कर सके जिनवू से। इसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे तुम जान ही रहे हो कि हंटर एसोसिएशन बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत सारे हंटर्स हैं, पर फिर भी हाई क्वालिटी के हंटर बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट को देख सकते हो, यानी कि जिनचुल को, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये सिर्फ और सिर्फ रैंक ए का है। बाकी सारे हंटर पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए चले जाते हैं गिल्ड्स में। तो इसीलिए गोगन ही चाहता था कि हमारा जिनवू ज्वाइन कर ले हंटर्स एसोसिएशन, क्योंकि हमको पता है कि ये पूरी की पूरी कंट्री गवर्नमेंट की वजह से नहीं बल्कि हंटर्स की मदद से चलती है और 5 मेजर गिल्ड है। पर अभी बात ऐसी है कि पांचों मोर और लेस एक ही लेवल ऑफ पावर पे हैं, वो बैलेंस बना के रखे ही हुए हैं। पर जिनवू जिस भी गिल्ड को ज्वाइन करेगा उस गिल्ड की तरफ पावर कंप्लीटली टिप ऑफ हो जाएगी, स्केल इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए गन ही चाहता था कि वो उसकी जगह आके या फिर उसके साथ आके हंटर एसोसिएशन में काम करे कंट्री के लिए। जिनवू इस प्रपोजल को बहुत अच्छे से सोचता है कि कैसे उसके सामने बैठा बंदा, यानी कि गोगन ही बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। आखिरकार वो कंट्री का पहला एस रैंक का हंटर है और 80 साल का होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर फिर भी वो मना कर देता है। ये सुनने के बाद गोगन ही को एक बार के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको लगता है कि जिनवू भी पैसे के पीछे भागने वाला है। फिर जिनवू हमको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट बिलोंग करता है बैटलफील्ड को, इसीलिए वो हमेशा डंजन्स के अंदर रहना चाहता है, किसी भी एसोसिएशन से बंध के नहीं रहना चाहता है। ये सुनने के बाद गन ही सोच रहा होता है कि कैसे अगर वो 10 साल छोटा होता तो वो भी इसके साथ एडवेंचर पे निकल जाता। फिर जिनवू अपनी छोटी बहन से मिलने वहाँ से जाने लगता है। वही गन ही कहने लगता है जिनचुल से कि भाई आज की सारी मेरी मीटिंगें कैंसिल कर दो, अब हम लोग पियेंगे दारू और करेंगे चिल। और वो पूछता है जिनचुल से भी, जिसपे वो ऑब्वियसली मना कर देता है। वही जिनवू सोच रहा होता है कि कैसे वो अपना लेवल अप कर सकता है ताकि वो अपनी मॉम की मदद कर सके। इसके बाद हमको कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर बेड में पड़ा हुआ होता है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर आता है। फिर उनको बताया जाता है कि सॉन्ग सेकंड हॉन्ग की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको ये लोग एक मैजिकल बीस्ट की तरह क्लासिफाई कर रहे हैं और उसी ने इस बंदे की कटाई छटाई की होती है और वो बंदा वहाँ से भाग गया होता है। और डेप्यूटी बंदा जो होता है वो यही कंफर्म करना है होता है कि क्या जो ये बीमार बंदा पड़ा है, चोटिल बंदा पड़ा है, इसकी नजरों में वो बंदा कोई मैजिकल बीस्ट ही है, जिसपे वो कहता है कि ऑब्वियसली वो मैजिकल बीस्ट ही है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद वो डिप्टी डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर वो जो बंदा नीचे पड़ा होता है वो सोच रहा होता है कि कैसे उसकी कटाई छटाई करने के बाद संगवान ने बोला होता है कि मेरी फैमिली के पीछे गए तो बेटा तो तुम्हारी तो मतलब मैं बता रहा हूँ चटनी बना दूंगा। वो सोच रहा होता है कि कैसे डेथ में भी हॉन्ग उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वो एक वेपन चाहता था, वो एक आर्टिफैक्ट चाहता था ताकि वो उसकी टिंचिक टैया कर सके, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पे हमारा जिनवू भी खोज रहा होता है आर्टिफैक्ट को, पर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। डीमन कैसल में जाने के पहले वो कम्प्लीटली तैयार होना चाहता था, इसलिए वो सोच रहा था वो अपना स्पीयर ऑफ एवरेस्ट बेच दे। आखिरकार वो मैजिक से किए हुए अटैक को डबल कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की क्वालिटी होती है क्योंकि इंटरनेट पे भी जो आर्टिकल मौजूद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20-30% हाइक देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का आर्टिफैक्ट होने वाला होता है और इससे जिनवू अमीर हो जाता। और उसको चिंता होती है कि अगर ये कराए कि एक हंटर ये चीज लेके आएगा तो फिर सब लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। फिर तभी वो देखता है कि एक जगह रिक्रूटमेंट चल रही होती है तो वहाँ पे रिक्रूट होके निकल लेता है। एनीवेज फिर हमको दिखाए जाते हैं मिस्टर गन ही जो कि प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं संग जिनवू की, जो कि उसको देख रहे होते हैं और कैसे एक समय पे वो इतना ज्यादा कमजोर हुआ करता था, कैसे वो सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर मारते रहता था क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कटाई छटाई वाले माहौल में पाया करता था। तभी जिनचुल उसको बताता है कि कैसे वो अकेले अपने परिवार का ध्यान रखता है, जिससे गन ही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। फिर जिनचुल उसको बताता है कि जिन्होंने हंटर्स गिल्ड की एक रेड को ज्वाइन कर लिया है, जिसको सुनने के बाद एक बार के लिए गन ही वंस अगेन दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि ज्वाइनिंग बोनस के चक्कर में ज्वाइन कर लिया होगा, पर हमको बताया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस बार हमारे जिनवू ने ज्वाइन किया है एज अ माइनर मतलब 18 साल से छोटा बच्चा नहीं, बल्कि वो लोग जो कि खुदाई करते हैं। एनीवेज जो माइनर टीम का
हेड होता है वो जिन्वू को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। फिर हमको समझाया जाता है कि ये सब काम कैसे करता है। बेसिकली जो ये टीम होती है वो अटैक करती है मैजिक बीस्ट के ऊपर। वो बॉस को नहीं मारती है पर एकदम सस्पेंडेड एनिमेशन में रखती है, बस जिंदा रखती है। और फिर इसके बाद माइनर जाते हैं और सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं। और यही दिखाने के लिए हमको दिखाया जाता है चोई। और भाई ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। ये यूज करता है कमाल का फायर अटैक और कम्प्लीटली एनालाइट कर देता है उसे सामने खड़े अपोनेंट को। इसके बाद जो बची हुई फायर भी होती है उसको टैंकर्स इजीली रोक देते हैं और एकदम से ओवरकुक कर देते हैं बिना मर्सी दिखाए वहां पे खड़े सारे मैजिकल बीस्ट को। और वहां पे एक बंदी भी होती है जो कि अपनी नोज कवर करके अंदर जा रही होती है। फिर बाहर आने लगता है हमारा बॉस यानी कि चोई। इसको देख के एकदम स्तब्ध होता है जिन्वू, जो कि सोच रहा होता है कि ये तो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी ऑरा तो इसने पिछली बार भी महसूस की थी। फिर तभी हंटर गिल्ड की सेकंड इन कमांड बाहर आती है। हमको बताया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि कंट्री की 9th S रैंक हंटर होती है, द डांसर चा है इन। इसकी पावर देख के जिन्वू भी सोच रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। केवल कुछ लोग के पास ही इतनी ज्यादा ऑरा होती है। दूसरी तरफ चा भी नोटिस कर ली होती है जिन्वू को, पर क्योंकि उसको स्मेल खराब लग रही होती है तो वहां से निकल ली होती है। ये देखने के बाद जिन्वू सोचता है कि वाओ भाई ये बंदी तो बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव है। एनीवेज जिन्वू देख रहा होता है ए रैंक के इस डंजन बॉस को जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं उसके डीमन कैसल के बॉसेस यानी कि वल्कान और मेटिस से। तो ये उनसे लड़ना तो चाहता ही था। जैसे हमको पता है कि अभी जो बॉस है वो मरा नहीं है बल्कि उसकी कटाई चटाई करके उसको बस अभी रखा ही हुआ गया है। एनीवे सब लोग उसका पीछे बैकग्राउंड में मजा ले रहे होते हैं क्योंकि वो ई रैंक का हंटर होता है। एक बंदा उससे झूठे भेजने की भी कोशिश करता है पर जिन्वू ऑब्वियसली उसको अपनी आंखें दिखा के वहां से कट लेता है। जिन्वू की स्ट्रेंथ देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होता है एक ई रैंक का हंटर होने के बावजूद। एनीवेज वो काम कर रहा होता है लगातार और फिर आ जाता है लंच ब्रेक। तो बॉस कहता है कि आओ लंच खा लो, जिसमें वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ का काम खत्म करके आऊंगा। ऑब्वियसली हमको पता है हमारा जिन्वू सिर्फ और सिर्फ डंजन में इसलिए रुका होता है ताकि वो अंदर भाग के एक बार देख सके कि बॉस कैसा है। और अकेला मौका पाते ही वो सबसे पहले करता भी यही है, वो अंदर भाग के जाता है। वो सोचता है कि इस रूम के अंदर बॉस है। पहले तो वो सोच रहा होता है कि कैसे ये मिल्टू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको लड़ना तो नहीं चाहिए इस बॉस से, क्योंकि जैसे ही वो बॉस को हराएगा पूरा डंजन कोलैप्स हो जाएगा और ये लोग जो माइनिंग करने आए हैं वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। और जिन्वू अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसको लड़ने का मन होता है इस कमाल के स्ट्रॉन्ग से बॉस से। तो अपनी ब्लेड समन करने लगता है लड़ाई करने के लिए, पर तब तक वहां पे आ जाती है कोई और नहीं बल्कि चाय। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। चाय उससे पूछती है कि मैं तुमसे बस एक बार और पूछूंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई वो तो इसकी बैंड बजाने के लिए कम्प्लीटली तैयार होती है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।